हाय एवरीवन। आज हम आप लोगों को साइंस का एक टॉपिक पढ़ाएंगे, पोषण और विटामिन। और यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को जो बुक्स दिखाई थी शॉर्ट नोट्स के रूप में, ये उसी बुक का एक पार्ट है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, तो मैं शेयर कर देती हूँ। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पोषण और विटामिन की बात करें तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना। सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में मुख्यतः 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये 6 प्रकार के पोषक तत्व जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन, जल, खनिज, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे मेन 6 होते हैं। न्यूक्लिक एसिड को मिलाकर हम 7 मान सकते हैं। उसके बाद हम पोषक तत्वों के वर्गीकरण को देख लेते हैं। पोषक तत्वों का वर्गीकरण जब होता है तो वो किस आधार पे होता है? सबसे पहले संरचना की दृष्टि से, फिर मात्रा की दृष्टि से, फिर कार्य की दृष्टि से। संरचना की दृष्टि से कार्बनिक श्रेणी, अकार्बनिक श्रेणी। अब कार्बनिक श्रेणी में वो आएंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, न्यूक्लिक हो गया। तो ये सारे कार्बनिक श्रेणी में आएंगे। उसके बाद अकार्बनिक में दो आते हैं, खनिज और जल। अब हम मात्रा की दृष्टि से देखिए तो ज़्यादातर किसका असर जितनी देर तक जितनी ज़्यादा रहता है उस हिसाब से हम देखते हैं कि दीर्घ पोषक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और लघु होते हैं जल, जैसे आपने पानी पिया, थोड़ी देर बाद आपको फिर पानी प्यास लगने लगी, आपने फिर पानी पी लिया। विटामिन होती है, खनिज होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है, न्यूक्लिक अम्ल। ये हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट की दृष्टि से देखें तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का उत्पादक होता है, वसा भी ऊर्जा का उत्पादक होता है। प्रोटीन शरीर का निर्माण प्रोटीन के थ्रू होता है। विटामिन का काम होता है उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करना। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। खनिज लवण, ये भी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। उसके बाद हम जल को देख लेते हैं। जल भी उपापचयी क्रिया मतलब भोजन को पचाने के काम में आता है। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम सबसे पहले आते हैं विटामिन पे। कौन कौन से विटामिन होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम विटामिन सी से शुरू करते हैं। तो विटामिन सी की बात करते हैं। तो विटामिन सी में क्या क्या होता है मेन हम इसको देख लेते हैं कि इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद रोग, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके स्रोत होते हैं आंवला, नींबू, वंश के फल, टमाटर और सब्जियां इसके स्रोत होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। अब विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी को अन्य नाम कैल्सीफेरॉल के रूप में जानते हैं। सूखा रोग होता है इसकी कमी से, और बड़ों में जो होता है वो ऑस्टियोमलेशिया होता है। रिकेट्स बच्चों में होता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। स्रोत होता है मक्खन, मछली का तेल, अंडा और सूर्य के प्रकाश में इसका संश्लेषण होता है। अब विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ई को हम इसके किस नाम से जानते हैं? विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन ई को हम टोको विटामिन ई को हम क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। जनन क्षमता की कमी, अगर विटामिन ई की कमी रोग होता है तो जनन क्षमता की कमी होती है, जननांग और पेशियों में कमजोरी होती है। स्रोत इसका होता है तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। उसके बाद हमारा है विटामिन के। विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के में फिलोक्विनोन, इसको कहते हैं फिलोक्विनोन कहते हैं। और चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना, इसका मेन रीज़न होता है। आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा और सोयाबीन विटामिन के का स्रोत होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उसके बाद हम देख लेते हैं B5। अभी हम आपको फिर से कंटिन्यू कर देंगे B1 से। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ के देखते हैं हम। आगे है दूध की बात करते हैं। तो दूध का अन्य नाम होता है पूर्ण आहार। मतलब अगर आपने दूध पी लिया है तो इसका मतलब आपने पूरा आहार ले लिया है, पूर्ण आहार। सफ़ेद रंग दूध का होता है कैसीन के कारण, ये फॉस्फोप्रोटीन होती है कैसीन। गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो इनको ज़रा ध्यान से आप लोग देखिएगा। उसके बाद दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दूध के खट्टेपन का कारण लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोज एक बैक्टीरिया है और ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। दूध में मिठास लैक्टोज के कारण आती है। उसके संगठन की बात करें तो दूध में क्या क्या होता है? तो दूध में जल 87% होता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम होता है। तो कभी कभी ये पूछ लेंगे कि दूध में क्या नहीं है, तो आपको याद रखिएगा कि दूध में इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, इसके अलावा अगर कुछ ऐड होता है तो वो नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोग मेन दिमाग में रखिएगा।
हेलो गाइस, यहाँ पे कुछ विटामिन की चीज़ें छूट गई थी तो उसको हम यहाँ से कंटिन्यू करा देते हैं। अब बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन की खोजकर्ता कौन है? कैसिमिर फंक है और ये पोलैंड के निवासी हैं। विटामिन की खोजकर्ता कैसिमिर फंक और पोलैंड के निवासी हैं। अन्य नाम के रूप में देखा जाए तो वृद्धि तत्व, सहायक, आहार कारक भी कहते हैं। कमी से होने वाले रोग अपूर्णता रोग होता है। विटामिन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हॉपकिंस ने और कैसिमिर फंक ने। विटामिन डी, के और बी 12 का संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है। विटामिन डी, के और बी 12 का संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है। उसके बाद विटामिन और पोषण की बात करते हैं। तो विटामिन और पोषण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम विटामिन के प्रकार देखते हैं। दो प्रकार से होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन सी होता है और विटामिन बी समूह होता है। ठीक है। अब वसा में कौन कौन से होते हैं? ए और डी और ई और के, ये वसा में होते हैं। इनके कैप्सूल्स आते हैं। अगर कभी आपने विटामिन ए या विटामिन डी की कैप्सूल खाई हो, या ई तो मेनली ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में यूज़ होता है, तो ये सारे वसा होते हैं। केवल सी और बी जो है जल में घुलनशील है। उसके बाद अब हम विटामिन ए को देख लेते हैं। विटामिन ए की अगर बात करें तो वेट, हाँ, विटामिन ए का जो नाम है रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी होती है, ज़ीरोफ्थैल्मिया होता है, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होता है। स्रोत कौन कौन से होते हैं? गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत और मछली का तेल इसका स्रोत होते हैं। उसके बाद अब आते हैं विटामिन बी 1 पे। विटामिन बी 1 में को हम थायमीन कहते हैं। बेरी बेरी रोग होता है, वृद्धि रोग देता है। अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि में पाया जाता है। विटामिन बी 2 की बात करें तो विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। राइबोफ्लेविन कहते हैं। रोग इसकी कमी से कीलोसिस रोग होता है। पनीर में, अंडे में और मांस में, पनीर में, अंडे में और मांस में ये मिलता है। पत्तेदार सब्जियों में भी। बी 3 की बात करें तो बी 3 को नियासिन या निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। रोग पेलाग्रा या चर्मदाह होता है। स्रोत ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियाँ, ये इसका होता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं विटामिन से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक वसा में होती है। 1 ग्राम वसा में प्राप्त ऊर्जा की लगभग मात्रा होती है 9.3 कैलोरी। प्रोटीन और वसा की सबसे ज़्यादा प्रचुरता किस में होती है? मूंगफली में। मूंगफली को गरीबों का काजू भी कहा जाता है इसीलिए। 1 गिलास पानी से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा 0 कैलोरी। 100 ग्राम केला में ऊर्जा होती है 116 किलो कैलोरी। घाव बनने के लिए A B C D में से सहायक होता है विटामिन सी। सेब का बड़ा स्रोत है पोटेशियम। सेब से हमें पोटेशियम मिलती है, इसलिए कहते हैं सेब खाना चाहिए। उसके बाद आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित विटामिन है डी, के और बी 12। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियां, मिर्च, कुम्हड़े, मटर और मूली में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखता है, विटामिन सी। कच्चे एवं ताजे फल, दूध, घी और दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का कच्चे और खट्टे ताजे फल हैं। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी। मानव शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखने वाला तत्व, तो वो तत्व है फॉस्फोरस। अब हम देख लेते हैं अमीनो अम्ल की बात कर लेते हैं। प्रोटीन की संयोजक इकाइयाँ या मोनोमर्स या एकलक। जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के या 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। अमीनो अम्ल के कितने प्रकार होते हैं? अमीनो अम्ल के दो, एक केवल भोजन से मिलता है और शरीर की कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं। केवल भोजन से प्राप्त देखा जाए तो आवश्यक अमीनो अम्ल में हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, थ्रियोनिन, अर्जिनिन। उसके बाद हम इधर आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत को देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में कार्बोहाइड्रेट के नाम है फ्रक्टोज। स्रोत है शहद और फलों में। शहद और फलों में जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होगा वो फ्रक्टोज होगा। सुक्रोज गन्ने के रस और चीनी में सुक्रोज होगा। लैक्टोज दूध में होगा। माल्टोज अंकुरित अनाज में होगा। उसके बाद प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? सेलुलोज होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, मोनो, डाई और पॉली। मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनो में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज आते हैं और डाई में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आते हैं और पॉली में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, काइटिन आते हैं। उसके बाद ग्लूकोज बहुलक की बात करते हैं। ग्लूकोज बहुलक की, तो ग्लूकोज बहुलक में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च और सेल्यूलोज की। तो स्टार्च और सेल्यूलोज ग्लूकोज के बहुलक हैं, लेकिन स्टार्च में देखते हैं क्या क्या आता है और सेल्यूलोज में क्या आता है। वनस्पति से प्राप्त होता है स्टार्च। आयोडीन घोल से क्रिया नीला काला रंग होता है। पादप बीजों में एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है।
सेल्यूलोज की बात करें तो ये भी वनस्पति से प्राप्त होता है। आयोडीन घोल से अभिक्रिया नहीं करता है। कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज करता है। उसके बाद प्रमुख पोषक पदार्थ और उनके कार्य को देख लेते हैं। तो प्रमुख पोषक पदार्थ हमारे कौन कौन से हैं? जल है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, वसा है, प्रोटीन है और विटामिन है और न्यूक्लिक अम्ल है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके काम भी बता दिए क्या क्या हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से बना है 1.2 और रेशियो 2:1। सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन और कार्बन के एक एक अणु हैं। कार्य इसका ऊर्जा उत्पादन होता है। तो आज के लिए इतना ही है और आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसे प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और व्यू करिए और जो भी आपके सजेशन हो आप मुझे बताइए, मैं उसमें और सुधार करके इसको और अच्छे से बताऊँगी। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।